हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अविनाश सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3। किसका लेक्चर नंबर 3? सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, जो आपके बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका टॉपिक है यूनिट 4 टॉपिक है, यूनिट 4 है, जिसमें मैंने आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में मैंने आपसे डिस्कस किया था। पहले 2 लेक्चर मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा था और फिर मैंने डिस्कस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन तो आपको मैंने बताया, लेकिन हमने जो डिस्कस किया था एग्जांपल लेकर टाइप्स के बारे में, वो इन केस ऑफ कार्बन के बारे में हमने डिस्कस किया था आप लोगों के बीच में। ये बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन केस ऑफ कार्बन का हमने डिस्कस किया था। फिर इसके बाद पेपर में कैसे क्वेश्चन, बीएससी के पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपसे डिस्कस किया था। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ हमको क्या क्या पढ़ना है पहले देख लें। कि सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड लेंथ में हमको ये देखना है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन क्या होगा, क्या होता है बॉन्ड लेंथ, ये पहले तो हम जानेंगे। उसके बाद कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हम बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर कुछ ऐसे डाटा को वैल्यू को मैं आपके लेकर आ रहा हूँ, उसको मैं डाटा को पुट कराऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। वो सब चीजों को याद करिएगा कि कैसे कैसे डाटा को कैलकुलेट किया जाता है, उन सब चीजों के बारे में आपको डिस्कस कराऊंगा। फिर हम देखेंगे लास्ट के फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसको इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम क्या लेके आए हैं आपके लिए, लेक्चर नंबर 3। क्या लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 3। बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने दोस्त, अपने सहपाठी को ये मेरा जो वीडियो है ना बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, क्योंकि आप देखिए पेपर जो है ना आपके सर पे आ चुका है और सिलेबस समाप्त, और सिलेबस जो है कॉलेज कॉलेजों में सिलेबस जो समाप्त नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये सोचा हूँ कि मैं किस प्रकार आपका मदद करूँ। मेरा ये सोचना था कि मैं आपको किस प्रकार मदद करूँ, ठीक है, कि आप जल्दी से, इसलिए मैंने क्या किया, अपना समय निकाल के मैं आपको जल्दी YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट किया, इसलिए क्योंकि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो, आप लोग अच्छे से पढ़ें, पढ़ के पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आए। लेकिन आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग आपके क्लास में बहुत लोग ऐसे कोचिंग करते होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बच्चे कोचिंग क्लासेस के लिए अपने वो कॉलेज कोचिंग को, सॉरी वो कोचिंग को एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो कोचिंग कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो है। लेकिन ये सारे बच्चों के लिए है। मैं आपको कैसे एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सबसे पहले आपको समझा दें बॉन्ड लेंथ है क्या। बॉन्ड लेंथ क्या होता है कि बॉन्ड जो 2 एटॉमिक रेडियाई हैं, 2 एटॉमिक रेडियाई, 1 2, इन दोनों एटॉमिक रेडियाई में, रेडियाई के जो बीच की न्यूक्लियाई होती है, इनके बीच का इक्विवेलेंट डिस्टेंस जो होता है ना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब कोई 2 एटॉमिक रेडियाई, जब कोई 2 एटम है, एटम के बीच में 2 न्यूक्लियस है, उन दोनों न्यूक्लियस के बीच जो इक्विवेलेंट रेडियस होता है उसे ही बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। समझ लेते हैं क्या चीज बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन मैंने समझाया मेरे प्यारे बच्चों कि इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the nucleus of 2 bonded atoms in a molecule. It is expressed and neglected. मैंने क्या कहा, मैंने समझाया आपको, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने कहा कि it is defined as the equilibrium क्या distance between the nuclei of 2 bonded atoms. 2 bonded atoms, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने कहा आपसे कि जो 2 बॉन्डेड एटम है, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि जो 2 बॉन्डेड एटम है, सॉरी 2 बॉन्डेड एटम है, ये मैंने कहा आपसे, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए, मैंने कहा कि ये 2 बॉन्डेड एटम है, ये मैंने कहा कि 2 बॉन्डेड एटम है, 2 बॉन्डेड एटम है, मैंने कहा कि 2 बॉन्डेड एटम है। ये 2 बॉन्डेड एटम के बीच में जो 2 बॉन्डेड एटम के बीच में जो ये जो इनका न्यूक्लियाई है, इनके बीच
बीच का ये जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या इट इज डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड है द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। मैंने माना कि ये N है और ये Cl है, ये Na का एटम है, ये Cl का एटम है। इन दोनों के बीच में जो सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है, इन दोनों न्यूक्लियाई की जो बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है, क्या कहा मैंने, जो ये बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बात समझ में आया, बात समझ में आया। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, बॉन्ड, मैंने कहा कि जो दो बॉन्डेड एटम होते हैं, जो दो एटम होते हैं, एटम के बीच जो न्यूक्लियाई होते हैं, उनके बीच जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अगर मैं नहीं माना, अगर मैं माना कि यहाँ से लेके, मैं इसको बीच में ऐसे कर दूं, अगर मैं माना कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, यहाँ पर r1 है और यहाँ पर r2 है, ये समझना। मैंने माना ये दो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच की दूरी r1 और r2 है, ठीक है। अब इन सब चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। फिर मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि मैं तो ये पता चल गया कि दो एटम होते हैं, एटम के बीच जो न्यूक्लियाई होती हैं, जो न्यूक्लियाई होंगी उनको ही हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। लेकिन इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है, जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। किसमें क्या आता है, एंगस्ट्रॉम में क्या आता है। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो मैं आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। यदि इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, यदि हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे, सेंटीमीटर क्या होगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यदि हम उसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं तो बाद में बॉन्ड लेंथ क्या होता है। अब हम देखेंगे जैसा कि मैंने अपने वादे के मुताबिक मैंने आपसे कहा था कि अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि कौन-कौन से ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा हम लोग बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं। कौन-कौन से ऐसे मेथड हैं जिसको हम बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ केवल 3 मेथड ही ऐसे हैं जिनके द्वारा हम लोग बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला होता है एक्स-रे डिफ्रैक्शन के थ्रू। दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन के थ्रू। तीसरा जो होगा वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड के द्वारा। ये जो तीन मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन, एक्स-रे डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ये 3 ऐसे मेथड हैं जो मेरे प्यारे बच्चों जो आपकी सहायता करेंगे बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए। मैंने क्या कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द मेजरिंग बॉन्ड लेंथ था। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप नोट्स देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि आपको देखिए मैं आपको पता चलूं नोट्स ना मिले तो फिर दिक्कत रहेगा ना आपके लिए। इसलिए मैंने सोचा कि आपको भलाई में नोट्स भी समझाऊंगा, भी नोट्स भी दूंगा, ठीक है। अब क्या है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द मेजरिंग बॉन्ड लेंथ था। कौन-कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, मैंने क्या कहा एक्स-रे डिफ्रैक्शन, दूसरा मैंने क्या कहा इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन, तीसरा मैंने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। एक्स-रे डिफ्रैक्शन ओनली फॉर क्रिस्टल। एक्स-रे डिफ्रैक्शन जो भी हम अगर हम कोई क्रिस्टल लेंगे, केवल क्रिस्टल के लिए, अगर क्रिस्टल पे हमको चेक करना है कि बॉन्ड लेंथ क्या है, तो इसके लिए सिर्फ हम क्या यूज करेंगे एक्स-रे डिफ्रैक्शन। इसलिए मैंने दिया है फॉर क्रिस्टल। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन किसमें होगा, ओनली फॉर ग्लास। क्रिस्टल लेंगे तो अगर कोई क्रिस्टल दे दिया हो, कहा दिया है कि क्रिस्टल में हम लोग बॉन्ड लेंथ को मेजर करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही मेथड होगा। वो कौन सा मेथड होगा, बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन। यदि कोई ग्लास दे दिया गया, ग्लास में कहा इसका आप बॉन्ड लेंथ बताइए, इसका बॉन्ड लेंथ किससे मेजर कर सकते हैं, तो आप कहेंगे किससे, बाय इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। तीसरा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऐसा मेथड है जो आप सब चीज पे अप्लाई कर सकते हैं।
जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऐसा मेथड है जो आप सब चीज पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन वो केवल क्रिस्टल के लिए और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन है वो केवल किसके लिए, ओनली फॉर ग्लास के लिए एप्लीकेबल होता है, यूज होता है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मैंने कहा, अब मैंने क्या लिखा कि द आयनिक कंपाउंड्स द बॉन्ड लेंथ इज द सम ऑफ देयर आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई d बराबर r1 प्लस r2। यदि मैं यहाँ पे इन दोनों के डिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो d बराबर कितना है, कितना रेडियस है, एक एटम का r1 है और दूसरे एटम में क्या है, r2 है। मैंने यही कहा कि मैंने क्या कहा, रेडियाई d बराबर r1 प्लस r2 एंड द कोवैलेंट कंपाउंड इट इज द सम ऑफ देयर कोवैलेंट रेडियाई। अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने माना, अगर मैं यहाँ माना कि NaCl हटा के मैं ऐसा कोई, वो तो आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। अगर मैं कोई ऐसा कंपाउंड लूं जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हो, क्या करते हो, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हो। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इससे क्या देख रहे हो तुम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ऐसा हम कोई बॉन्ड लिए, इनमें जो रेडियाई है, इनमें जो कोवैलेंट बॉन्ड का जो रेडियाई में डिस्कस किया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोवैलेंट रेडियाई बोलते हैं। बात समझ में आया, बात समझ में आया, समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं नहीं कह रहा हूं मत लेना, मैं फिर एक बार समझा दूंगा, लेकिन तब तक आप थोड़ा सा समझते रहिए ना, इसको लेना है भी लेना है, ले लो भैया, नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। नोट कर लो बॉन्ड लेंथ क्या होता है। मैंने इसको बताया कि दो एटम के बीच के इक्विवेलेंट डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम 10 माइनस मीटर होता है, इसके फिट किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। तो आप बता दें कि एंगस्ट्रॉम 10 माइनस मीटर होता है, और सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं तो 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो फटाफट इसका नोट कर लो, आप इसका शॉर्ट ले लो, नोट करो जल्दी करो नोट। हो गया, अब आगे देखो, ये बना लो, समझ में आ जाएगा। बना लो, अब ये देख लो, the most important method for the measuring bond length are क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। फिर मैंने क्या कहा, एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करके मैंने क्या कहा, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन, दूसरे बार मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड बताया। फिर मैंने बताया कि जो डिस्टेंस होता है उनमें डी का जो होता है R1 R2 होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवैलेंट रेडियाई को फॉर्म करता है। ठीक है, कुछ ऐसे मैं कंपाउंड लूंगा, ठीक है, कुछ ऐसे लेंगे जिस पे हम लोग देखा जाएगा कि इसका कितना बॉन्ड है, तो वो मैं नोट करके लाया हूं, मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं कि क्या वो सब एक फिक्स वैल्यू होता है। वो क्या होता है, उसका एक फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब लेकिन इसलिए क्या है, आपको नोट कराता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आप नोट हो गया। अब आगे देखिए, आपने मैंने क्या अब क्या है, कौन से किसके बॉन्ड लेंथ होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब चीजों को मैं आपको डिस्कस करूंगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए।
करेंगे, नोट करते रहिए, बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड होगा, बॉन्ड बॉन्ड लेंथ हम वो देखेंगे, फिर यहाँ दूसरा बॉन्ड देखेंगे, फिर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, ये क्लियर है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड फिर बॉन्ड लेंथ। अब देखिए क्या वैल्यू है, यदि हम कार्बन कार्बन के बीच का लेते हैं सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए वैल्यू क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच का जो वैल्यू होगा 0.74 बॉन्ड लेंथ होगा, फिर उसके बाद जो कार्बन डबल बॉन्ड का 1.54 होगा, उसके बाद 1.34 कार्बन का होगा, उसके बाद सॉरी कार्बन का होता है 1.54, इसका होता है 1.34, इसका होता है 1.20, कार्बन हाइड्रोजन का होता है 1.10। ये मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इनका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, मैंने एक फिक्स जो वैल्यू होता है मैंने आपको नोट करा दे रहा हूं कि ठीक है, कि आप इसको नोट याद कर रहिएगा, आपको आगे बहुत आपका फायदा करेगा, इसलिए मैंने इसको आपने सोचा कि मैं आपके लिए नोट करवा दे रहा हूं कि आपको आगे जो भी चीज आएगा तो आपसे पूछे कार्बन का बीच में कौन सा बॉन्ड लेंथ होगा, बता सकते हैं, डबल बॉन्ड में कितना होगा बता सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कितना होगा बता सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बीच में कितना होगा बता सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी है, ये कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और क्या, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन का देखेंगे मैं कार्बन क्या होगा 1.41 होगा, उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन क्या होगा 1.47 होगा, 1.03 होगा, नाइट्रोजन और 1.03 होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 0.97 होगा और कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन का 1.28 होगा, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि जो बॉन्ड देखिए, बॉन्ड ने क्या कहा कि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 1.54 होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का 1.34 बॉन्ड लेंथ होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का आपका 1.20 बॉन्ड लेंथ होगा, कार्बन हाइड्रोजन का 1.10 बॉन्ड लेंथ होगा, क्लियर है। उसी प्रकार बॉन्ड देखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन का देखेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.41 होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच होता है 1.47 होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.03 होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 0.97 होता है और कार्बन और नाइट्रोजन देखेंगे तो 1.28 बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। क्या होगा बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ इंग्लिश फॉर्म में होता है, मैंने बताया, ठीक है। प्रॉपर नोट करिए, इसके बाद हम लोग अगर और भी देखते हैं, नोट करिए इसको, हो गया, चलिए आगे देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट पहुंचाते हैं,
मैंने कहा था कि फैक्टर्स भी देखेंगे, तो कौन कौन से फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट पहुंचाते हैं, आपको बता दे सबसे क्या होता है, साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ द एटम एक ऐसा फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट पहुंचाता है। दूसरा क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम, क्या होगा, सॉरी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ये सब चीजें होगा। और तीसरा होगा हाइब्रिडाइजेशन। ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे प्यारे बच्चों, तीन ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट पहुंचाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइज ऑफ एटम के बारे में। कहा क्या है कि if the size of the atom increases and bond length also increases, यदि साइज ऑफ एटम बढ़ता जाता है, यदि साइज ऑफ एटम बढ़ता जाता है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता जाएगा। साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा ना। यानी क्या है, आप सिंपल वर्ड ले सकते हैं कि साइज ऑफ एटम is directly proportional to किसके होगा, directly proportional to किसके होगा, बोलो जी, साइज ऑफ एटम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। बात समझ में आया? मैंने क्या कहा, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, कहा जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हिंदी में बोला समानुपाती हैं। कैसे हैं देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा कि जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, आयोडीन। मैंने क्या लिया, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको मैं मान लूं A, इसको मान लूं B, इसको C, इसको। अब आप बताओ कि बॉन्ड लेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, बताओ हमें बताओ कमेंट बॉक्स में कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां पे मिलेगा आपको। अरे भाई मैंने कहा जिसका साइज एटम बड़ा होगा, और आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, तो साइज ऑफ एटम बढ़ता जाता है। बैठे हो, देखो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखेंगे तो ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी साइज ऑफ एटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। पढ़े थे ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़े हो ना, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, तो मैं वही कह रहा हूँ, वही आपको वहां पहचानना है कि किसका साइज एटम बड़ा है, हाँ बिल्कुल। हाइड्रोजन और आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ होगा सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका साइज ऑफ एटम बड़ा है। क्योंकि इसका साइज ऑफ एटम बड़ा है, यानी इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है। क्योंकि साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। यानी जब देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड इज मच मोर ग्रेटर देन द हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड ब्रोमाइड इज द क्लोराइड। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड का साइज ऑफ एटम सबसे कम है। जब साइज ऑफ एटम सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगा। क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूं कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। जितना साइज ऑफ एटम बढ़ेगा उतना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जितना साइज ऑफ एटम घटेगा बॉन्ड लेंथ घटेगा। यानी कि जो हम यहाँ पे क्रम देख रहे हैं, क्या है क्रम, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ भारी है, कुछ टफ लग रहा है, नहीं है ना, कुछ नहीं टफ है यार, कुछ नहीं टफ है। मैंने बताया कि फैक्टर में क्या है, सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम में क्या होता है, जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर, जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। एग्जांपल में फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फ्लोरीन उसके बाद होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद
बाद ब्रोमीन, क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। बस ये मैंने जो लिखा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। फटाफट नोट करो, फिर हम देखेंगे दूसरा क्या, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, इसमें क्या है, इसमें क्या कहा, जितनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, जितनी क्या, जितनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज करेगी, जितनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेगी, उतनी ही बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। उल्टा आ गया भैया, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैंने आपसे कहा क्या कहा, मैंने कहा कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज किया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज किया तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। ये डिक्रीज का सिंबल है, डिक्रीज का सिंबल, यानी जितना जितना बॉन्ड बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होता जाएगा, उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होता जाएगा। बस समझ आ रहा है। मैंने क्या कहा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड में, इफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ आल्सो डिक्रीजेस। देखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ले एंगल दोनों अलग अलग चीजें हैं। बॉन्ड एंगल मैं आगे पढ़ाऊंगा, कंफ्यूजन मत रखना इस चीजों के बारे में कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, फटाफट उठा लिए इस तरह जो बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल होता है, ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बॉन्ड लेंथ समझ लो, बॉन्ड लेंथ पर फोकस करो, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ निकाल, जितने मल्टीप्लिसिटी, दूसरा फैक्टर है, जितनी मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड, जितनी मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड बढ़ेगा इंक्रीज करेगा उतने ही बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो मैंने ये दिखा, जैसे मैं देखता हूं देखो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है, कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, होगा ना। मैंने कहा कि जितनी बॉन्ड बढ़ती जाएगी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती जाएगी। अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड कम रहेगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई है। कहा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है, सबसे ज्यादा मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड किसका है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का है। कितना है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का है। उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन का है, यानी सबसे कम बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का होगा, उससे कम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का होगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ जो होगा सबसे कम होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज नहीं कर रहा है। अच्छा अब बताओ मैंने बताया था, अभी मैंने लिखवाया कुछ समय पहले, बेटा इंपॉर्टेंट है ना ये वैल्यू। अब उसके आप एटॉमिक एनर्जी करते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितना है 1.54, क्या है, इसका क्या होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम, यही होगा ना। इसका क्या होगा 1.34 एंगस्ट्रॉम। साथ में बताओ, उसको बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी, बोल रहा बताओ क्या होगा इसका ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का। भैया 1.20 एंगस्ट्रॉम यही होगा। अरे मुझको मैंने क्या कहा, मैंने तो यही बताया ना कि कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है बॉन्ड एंगल 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर मैंने कार्बन के बीच में 1.34 एंगस्ट्रॉम यही बॉन्ड लेंथ मैंने नोट कराया था मुझको। फिर कार्बन के बीच में 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है, यही तो होता है। लेकिन मैंने क्या कहा पढ़ो, मैंने कहा कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में क्या होगा, इतनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड जितनी इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ उतना डिक्रीज करेगा, जितना मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेगी उतनी ही बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। अब बात जो यानी कि बॉन्ड जहां बढ़ेगा जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो यहां बताओ कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड किसकी ज्यादा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की है। अगर बॉन्ड लेंथ देखा जाए, बॉन्ड यहाँ पे इनका अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिक्रीज करेगा, सबसे कम होगा। उसके बाद
कार्बन डबल कार्बन का सबसे ज्यादा अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में बात किया जाएगा तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का होगा। यदि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यानी कि सबसे ज्यादा अगर बॉन्ड लेंथ होगा तो कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड कार्बन का, उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। यदि इसी क्रम को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग ऐसे देखा जाए तो क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड। यही मैंने बताया जितना मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेगा उतना ही बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। अब आगे फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बस समझते रहो क्या चीजें हैं। अब तीसरा इफेक्ट हमारे प्यारे बच्चों समझना है कि इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि यहाँ देखो यार, छोड़ो लिखा मैं आपके नोट्स ले दिया हूँ, अपनी बातों को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जितने एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे, जितने हाइब्रिडाइजेशन का होता है, हाइब्रिडाइजेशन में sp2 sp3 होता है, तो और sp2 और sp3 में उस sp sp2 sp3 में जिसका s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जिसका s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। कैसे होगा एग्जांपल देखते हैं, कैसे होगा एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं CH4 का, उसके बाद C2H4 का लेते हैं, उसका लेंगे ठीक है। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है? अरे नहीं होना चाहिए, मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया था ना, हाइब्रिडाइजेशन सिंपल से निकाल सकते हो ना मूर्ख इंसान। मैंने क्या बताया था कि जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे वो क्या होगा sp3 होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन किसमें बनता है sp3 बनता है। 1 2 3 4 यानी 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये होगा sp3 होगा, ये जो होगा sp2 होगा। आप पूछेंगे कि कैसे होगा, मैं बता दूं कि आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, एक कार्बन 1 2 3 ऑर्बिटल किसमें बनता है sp2 में बनता है, एक गैस 2 p sp2 हो गया। यहाँ पे देखेंगे sp होगा, एक कार्बन का देंगे sp 1 और 2 यानी कि ये जो मैंने लिया वो क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। मैंने आपसे सरल शब्दों में आपसे व्याख्यान किया कि जिसकी s कैरेक्टर ज्यादा होगी उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, जिसकी s कैरेक्टर ज्यादा होगी मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी s कैरेक्टर ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या करेगी बॉन्ड लेंथ। देख लीजिए sp3 sp2 और sp, मैंने क्या कहा ग्रेटर द s कैरेक्टर शॉर्टर इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड हेंस द शॉर्टर इज द बॉन्ड। सॉरी मैंने कहा था जितनी s कैरेक्टर ज्यादा होती है, बात समझो बात बोलो मैं क्या कहा, मैंने कहा था आपसे s कैरेक्टर जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी s कैरेक्टर ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा भी नहीं है। जिसका s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा, जिसका s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा ग्रेटर द s कैरेक्टर, बात समझना उन बातों को भूल जाओ, मैंने कहा ग्रेटर द s कैरेक्टर, जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतने ही छोटी उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। यानी कि आप यहां पे देख सकते हैं CH4 में sp3 यानी कि s कैरेक्टर जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। यहाँ पे sp3 अगर हम बात करेंगे यहाँ पे s और यहाँ पे यदि हम s और p की कैरेक्टर, यहाँ पे s और p की कैरेक्टर, यहाँ पे s और p की कैरेक्टर देखेंगे तो क्या आएगा
बता सकते हो कितने SFP कैरेक्टर होंगे? कितने SFP कैरेक्टर होंगे? हाँ बताओ बताओ। 25% एस कैरेक्टर और 75% जो होंगे वो पी कैरेक्टर होंगे। ठीक है ठीक है। यहाँ पे 33% एस कैरेक्टर होंगे, यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर होंगे, यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर होंगे, यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर होंगे। कितना होंगे? यहाँ पे 66 पॉइंट समथिंग 66 पॉइंट कितना होगा? कितना होगा वो? 66.6। मैंने आपको बताया था। अब समझो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आपसे कि जिसकी अगर हाइब्रिडेशन लेंगे, जिसकी यस कैरेक्टर जितनी ज्यादा होती है, जिसकी यस कैरेक्टर जितनी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, जिसकी यस कैरेक्टर जितनी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। सबसे ज्यादा यस कैरेक्टर किसकी होती है? sp की होती है। उससे ज्यादा उससे कम उसके sp2 की उसके कम sp3 का होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि sp3 में बॉन्ड sp3 में s कैरेक्टर सबसे कम होता है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, s कैरेक्टर जिसमें सबसे कम होगा उस बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो s कैरेक्टर 25%, 75%, 33%, 3%, यानी कि 25% सबसे ज्यादा s जिसमें कम है वो क्या है? sp3 है, sp2 यानी sp, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ हो गया। ठीक है, ये बच्चों रहा बॉन्ड लेंथ के बारे में। हमने हाइब्रिडेशन पढ़ा दिया, बॉन्ड लेंथ पढ़ा दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में। किस बात करेंगे? बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक आप लोग क्या करें, इस वीडियो को इतना फैला दीजिए बच्चों का, अपने दोस्तों का मदद हो, आप पूरा वीडियो पढ़ते रहिए फुल्ली। मैं बताता हूँ कि सिलेबस ज्यादा सेमेस्टर का मैं कवर करा दूंगा। ठीक है डेली क्लास लेता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर मैं चलता हूँ।